हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम परीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये इस चैप्टर का 5th वीडियो है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर थोड़ा लेंथी था, दैट्स वाई इसके इतने पार्ट्स बन रहे हैं। इसके बाद एक और लास्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का, जिसमें ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास थर्ड टॉपिक आ रहा है पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। दैट मीन्स इससे पहले हमने जितने भी पार्ट्स हमने इस चैप्टर के पढ़े हैं उसमें हम पेस्टोरलिज्म कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि इंडिया के अंदर थी। किस तरीके से उनकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ा जब ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया या ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, तो उस समय पे उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा, फिर क्या क्या बदलाव लाए गए, किस तरीके से उन्होंने अपना जो प्रोफेशन था वो चेंज किया, वो सब हमने उसमें देखा था। अब हम देखेंगे पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका में पेस्टोरल कम्युनिटीज जो थी वो किस तरीके से रह रही थी। तो लेट्स मूव टू अफ्रीका, लेट अस मूव टू अफ्रीका। अब हम अफ्रीका की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आधी से ज़्यादा वर्ल्ड की पेस्टोरल पॉपुलेशन जो है वो रहती है। ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो 100 लोग हैं, 100 में से 50 लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में है। 100 लोग कौन से? पेस्टोरल कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर 100 पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं तो उस 100 में से 50 पेस्टोरल कम्युनिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के अंदर रह रही हैं। अगर आप आज की भी बात करेंगे तो 22 मिलियन अफ्रीकन्स, लगभग 2 करोड़ अफ्रीकन जो हैं वो डिपेंड हैं पेस्टोरल एक्टिविटीज़ की फॉर्म में, और वो अपना लाइवलीहुड जो है वो एज अ पेस्टोरल कम्युनिटी के थ्रू ही क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं 2 करोड़ अफ्रीकन जो हैं वो टोटली डिपेंड है पेस्टोरल एक्टिविटीज़ के ऊपर अपना रोज़गार चलाने के लिए। इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं पेस्टोरल कम्युनिटीज़, जैसे कि बदियून्स, बार्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना। ये अफ्रीकन पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के नाम हैं। जैसे आपने इंडिया के अंदर गुजर बकरवाल्स पढ़ा, कुरुमास, कुरुबाज, उसके बाद गोलाज, राइकाज, वैसे ही ये भी क्या है? पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं जो कि अफ्रीका के अंदर पाई जाती हैं। बहुत सारी इनमें से जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं वो सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में रहती हैं या फिर एरिड डेजर्ट्स में रहती हैं, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है और एग्रीकल्चर करना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल से हो पाता है। ये लोग जो हैं कैटल्स को, कैमल्स को, गोट, शिप, डंकीज को क्या करते हैं? पालते हैं, और साथ ही साथ में इनका दूध, मीट, एनिमल की स्किन, वूल को क्या करते हैं? बेचते हैं, ताकि वहाँ से ये पैसा कमा सके और अपना लाइवलीहुड चला सके। कुछ जो हैं वो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट करके पैसा कमाते हैं। अदर्स जो है वो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ के साथ साथ एग्रीकल्चर भी करते हैं, और कुछ जो हैं वो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ जॉब करते हैं, ताकि वो अपने आप अपनी ज़िंदगी जो है वो चला सकें और थोड़े बहुत अर्निंग जो है वो पेस्टोरलिज्म के अलावा कमा सकें, और वो क्या कर सकें? अपना लाइवलीहुड जो है वो अच्छे से गुजार सकें। अब जिस तरह से पेस्टोरलिस्ट जो थे इंडिया के अंदर थे, उसी तरह से जो लाइव्स हैं अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट की, वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। कब? जब कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड आया, यानी कि जब अफ्रीका के अंदर ब्रिटिशर्स आए, जर्मन्स आए, यूरोपियंस के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने अफ्रीका के ऊपर कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के अंदर बहुत ही ज़्यादा वास्ट क्वांटिटी में रिसोर्सेज जो थे वो अवेलेबल हैं। जैसे कि वहाँ से गोल्ड जो है वो मिलता है, डायमंड हो गया, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, एबेंडेंस फॉर्म में थे। दैट्स वाई वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाके कब्जा करते थे। और क्या क्या चेंजेस आए इनके लाइव्स के ऊपर, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। हम आगे यहाँ पे ये बताया हुआ है, क्या है ये? एक व्यू बताया है मसाई लैंड का, जो कि किलिमंजारो में है। किलिमंजारो केनिया का एक पार्ट है, ठीक है, रीजन है। वहाँ पे ये एक व्यू बताया हुआ है मसाई लैंड का। मसाई एक कम्युनिटी थी, पेस्टोरल कम्युनिटी थी अफ्रीका की। फोर्स्ड बाय चेंजिंग कंडीशन, जिस तरह से बदलाव आ रहे थे, जो मसाई थे वो पूरी की पूरी तरह से फूड प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। जैसे वो मेज़ मील, पटैटोज, राइस, कैबेज को क्या करने लगे? ग्रो करने लगे। पहले मसाई कम्युनिटी के लोगों का ये मानना था कि भाई एग्रीकल्चर क्यों करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के बाद लैंड जो है वो सूटेबल नहीं रहती है किसके लिए? ग्रेजिंग के लिए। इसलिए वो एग्रीकल्चर को नहीं करते थे, ना ही वो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई थी कि अब ये लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था? कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। ट्रेडिशनली जो मसाई थे
वो क्या कर रहे थे, उनका ये मानना था कि लैंड जो है उसको फार्मिंग के लिए कल्टीवेट करना या उसको तैयार करना, उससे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट होगा नेचर के, और ये एक बहुत बड़ा जुर्म क्राइम है, जुर्म है, ठीक है। क्योंकि इनका ये मानना था अगर लैंड को एक बार कल्टीवेट कर लिया गया तो लैंड जो है वो ग्रेजिंग के लिए सूटेबल नहीं रहेगी, इनका ऐसा मानना था। अब यहाँ पे ये मैप बताया हुआ है पेस्टोरल कम्युनिटी जो कि अफ्रीका के अंदर रह रही थी। इसमें ये बताया है कि कहाँ कहाँ रह रही थी, केनिया और तंजानिया वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स जो थी अफ्रीका की वो रह रही थी। तो वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज चेंजेस बाय लुकिंग एट वन पेस्टोरल कम्युनिटी। हम यहाँ पे इन सब बदलावों के बारे में पढ़ेंगे एक पेस्टोरल कम्युनिटी के को पढ़कर, जैसे कि मसाई, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मसाई जो है ये कैटल हर्डर्स थे जो कि ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। 3 lakh in southern Kenya and other 1,50,000 in तंजानिया। मसाई पेस्टोरल कम्युनिटी थी अफ्रीका की जो कि ईस्ट अफ्रीका में रहती थी। 30 लाख जो 30 लाख नहीं, 3 लाख मसाई जो थे वो सदर्न केनिया में रहते थे, और 1,50,000 जो मसाई कम्युनिटी के लोग थे वो तंजानिया में रहते थे। वी विल सी हाउ न्यू लॉज एंड रेगुलेशन टुक अवे देयर लैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से नए नए कानून ने, नए नए रेगुलेशंस ने इनकी जो लैंड थी उनको छीन लिया, ग्रेजिंग लैंड जो थी छीन लिया, और इनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, सेम एज जैसे कि इंडिया में किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इनकी लाइफ जो थी टाइम के साथ किस तरीके से बदली, और किस तरीके से इनका जो रिलेशनशिप था समाज के अंदर वो वापस से रीशेप हुआ आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के बाद। अब फर्स्ट आता है वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गोन, यानी कि जितने भी चरवाने वाली लैंड थी, जहाँ पे ग्रीन ग्रास लैंड था, वो कहाँ चला गया था उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी मसाई की वो ये थी कि कॉन्टिन्यूस लॉस हो रहा था ग्रेजिंग लैंड का। जिस तरीके से इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने ग्रेजिंग लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस जो थे, वो क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग लैंड्स को कंटिन्यूटी में लॉस कर रहे थे, यानी कि उसको कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर रहे थे। कॉलोनियल टाइम से पहले मसाई लैंड जो थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, नॉर्थ केनिया से लेके नॉर्थ तंजानिया के स्टेपीज तक, आप ये कह सकते हैं। देखिए, यहाँ से लेके पूरा ये वाला जो रीजन है यहाँ तक का, ये सारा का सारा कहाँ पे था, किस कम्युनिटी के पास था, पेस्टोरल कम्युनिटी के पास था। और कौन सी पेस्टोरल कम्युनिटी, मसाई पेस्टोरल कम्युनिटी। इवन लेट 19th सेंचुरी में, यानी कि आप कह सकते हैं 1860-70 के बाद में जो या आप कह सकते हैं 1870s टू 1880s वाला जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में यूरोपियन इंपेरियल पावर जो थे, इन्होंने टेरिटोरियल पोजीशन जो था अफ्रीका के अंदर लगाना शुरू कर दिया, और डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज जो थे वो यहाँ पे आना उन्होंने शुरू कर दिया। इंपेरियल पावर्स का मतलब हो गया जहाँ पे तानाशाही का रूल हो, राजाओं का रूल हो, और यूरोपियंस यानी कि यूरोप की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, यहाँ से अलग अलग लोग जो थे वो अफ्रीका के ऊपर जाके कब्जा करते थे। मैंने अभी पहले बताया कि अफ्रीका के ऊपर कब्जा क्यों कर रहे थे, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ पे वास्ट ऑफ रिसोर्सेज जो थे वो इनको अवेल हो जाते थे। अब 1885 में मसाई लैंड जो थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, इंटरनेशनल बाउंड्री बना दी गई ब्रिटिश केनिया एंड जर्मन तंजानिका के। सब्सिक्वेंटली द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड जो थी उसको वाइट सेटलमेंट ने ले लिया, और मसाई जो थे उनको स्मॉल एरियाज में भेज दिया गया। जैसे कि ये लैंड जो है ना, ये मसाइज की लैंड थी, ठीक है, मसाई कम्युनिटी की लैंड थी। अब जो वाइट थे, वाइट यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी लैंड जो थी जहाँ पे कल्टीवेशन अच्छा हो जाता था, जहाँ पे वेजिटेशन जो थी अच्छे से ग्रो हो जाती थी, वो वाली लैंड वाइट पीपल्स ने रख ली। और जो गंदी सूखी ड्राई सी लैंड थी, जहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाता था, बारिश भी नहीं अच्छे से हो पाती थी, सूखा पड़ा रहता था, वो लैंड इन्होंने किसको दे दी, अफ्रीकन पीपल्स को दे दी। और अफ्रीकन्स को उन्हीं की जगहों से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। दो कम्युनिटीज बन चुकी थी, वाइट पीपल जो थे वो ब्रिटेन के थे, यूरोप के थे, ठीक है, और जो ब्लैक पीपल्स थे वो अफ्रीका के थे। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन तंजानिका, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, आप अपनी बुक्स पे देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। इस वाले पोर्शन पे जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक हो गया है, मैं बता देती हूँ। ब्रिटेन जो था उन्होंने जर्मन ईस्ट अफ्रीका को कन्क्वर्ड कर लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। 1919 में तंजानिका जो था वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया, और जब इसको इंडिपेंडेंस मिला 1961 में, तब ये जांजीबार के साथ मिलकर इसने क्या किया, तंजानिया को फॉर्म किया 1964 में, ठीक है।
अब इसके आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि जो आपके वाइट पीपल्स थे उन्होंने अच्छा अच्छा वाला एरिया जो था वो ले लिया, बेस्ट ग्रेजिंग लैंड जो थी वो अपने अंडर कर ली, और जो स्मॉल एरियाज थे जो जहाँ पे जो कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा था, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था, जैसे कि साउथ केन्या और नॉर्थ तंजानिया वाला रीजन, वो उन्होंने किसको दे दिया, वहाँ पे उन्होंने इनको भेज दिया, मसाई कम्युनिटी के लोगों को। मसाई जो थे उन्होंने लगभग अपना 60% जो लैंड था वो प्री कॉलोनियल टाइम पे क्या कर दिया था, खो दिया था, और देवर कन्फाइंड, उनको एरिड जोन में भेज दिया गया जहाँ पे रेनफॉल कम हो रही थी और जहाँ पे पैस्चर लैंड जो था वो बिल्कुल खराब था। लेट 19th सेंचुरी के टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ईस्ट अफ्रीका की, उन्होंने इनकरेज किया लोकल पीजेंट कम्युनिटीज़ को कि वो क्या करें, अपनी कल्टीवेशन को एक्सपैंड करें। जैसे ही उन्होंने कल्टीवेशन को एक्सपैंड किया, पैस्चर लैंड जो थे वो कल्टीवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट होने लगे, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर कर रहे थे कि वो ग्रेजिंग लैंड्स को पैस्चर लैंड्स में पैस्चर लैंड्स को या ग्रेजिंग लैंड्स को कल्टिवेटेड लैंड्स में कन्वर्ट कर रहे थे ताकि वो अपना बेनिफिट जो है वो उससे कमा सके, उसी तरीके से ये अफ्रीका के अंदर भी कर रहे थे। प्री कॉलोनियल टाइम्स में मसाई पेस्टोरलिस्ट जो थे वो उनको डोमिनेट कर दिया गया एग्रीकल्चर नेबर्स के थ्रू, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इनको डोमिनेट कर दिया गया, किसने, ब्रिटिश या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। तो जैसे ही कॉलोनियल रूल का एंड हुआ, इनकी सिचुएशन जो थी वो रिवर्स होगी, यानी कि ये लोग बहुत अच्छे हो गए थे। उसके बाद लार्ज एरियाज जो थे ग्रेजिंग लैंड के, उनको जो है वो गेम रिजर्व्स में कन्वर्ट कर दिया गया। द मसाई मारा एंड संबरू नेशनल पार्क इन केनिया एंड सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गेम रिजर्व्स का मतलब क्या है, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं वो देखने को भी मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स जो थे वो उन जंगलों में पाए जाते थे। तो जो ये महाराजा राजा थे, ये वाइट पीपल जो थे, ये क्या करते थे, जंगलों में जाके जानवरों को मारते थे, और कंपटीशन जो है या गेम जो था वो लगाते थे और बताते थे कि मैंने इतने मारे या तुमने इतने मारे, इस तरह से ये क्या करते थे, गेम्स जो थे वो खेलते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, जितनी भी ग्रेजिंग लैंड्स थी उन्होंने गेम रिजर्व्स में कन्वर्ट कर दी, जैसे मसाई मारा एंड संबुरू नेशनल पार्क जो कि केनिया में है और सेरेंगेटी पार्क जो कि तंजानिया में है। पैस्टोरलिस्ट को इन रिजर्व्स में जाने नहीं दिया जाता था, एंटर नहीं दिया करने दिया जाता था। दे कुड नाइदर हंट एनिमल्स नॉर ग्रेज देयर हर्ड्स इन दीज एरियाज। और जो ये मसाई ट्राइब के जो लोग थे, ना ही ये जानवरों को मार सकते थे, उनका शिकार कर सकते थे, और ना ही ये अपने जानवरों को उन एरियाज में लेके जा सकते थे चरवाने के लिए। बहुत ही कम दीज रिजर्व्स वर इन एरियाज दैट हैड ट्रेडिशनल बीन रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर मसाई हर्ड्स। और बहुत ही हैरानी वाली बात तो ये थी कि ये जो रिजर्व्स थे, ये जो गेम रिजर्व्स इन्होंने बना दिए ना, ये रिजर्व्स जो थे वो रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे मसाई ट्राइब्स के लिए, उनके जानवरों के लिए, वहाँ पे वो उनको जाके चरवाते थे। सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो है वो क्रिएट किया गया है 14760 किलोमीटर के एरिया पे, 14760 किलोमीटर के एरिया पे, जो कि मसाई की ग्रेजिंग लैंड हुआ करती थी किसी समय पे। अब यहाँ पे ये देखिए मसाई लोग जो हैं वो कितने ड्राई और फॉरेस्टेड एरिया में जो है वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है विदाउट ग्रास लाइफ स्टॉक जो था, बिना घास के जो लाइफ स्टॉक था, जैसे कैटल हो गया, गॉड्स हो गया, शिप्स हो गया, ये माल नरिश्ड होने लगी। माल नरिश्ड होने का मतलब यहाँ पे ये कि इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था और ये बहुत क्या होने लगी, मरने लगी। जिसका मतलब ये था कि फेमाइन आ चुका था, फेमाइन, भुखमरी फैलने लगी उनके बच्चों के लिए, उनके जानवरों के लिए। और ये लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खाने की कमी से इन लोगों को मतलब इनको फेस करना पड़ा, सूखे से इनको फेस करना पड़ा। आर एंड द विंसिटी ऑफ एम्सोली नेशनल पार्क, एम्सोली नेशनल पार्क में ये लोग जो थे अप्रॉक्सीमेटली 240 मिलियन केनिया शेलिंग जो थे वो क्या हो चुके थे, टूरिज्म वहाँ पे उन्होंने किया, और वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। अरे इसके साथ साथ वहाँ पे किलिमंजारो वाटर प्रोजेक्ट जो था थ्रो कट्स थ्रो द कम्युनिटीज ऑफ दिस एरिया, बट द विलेजर्स आर बार्ड फ्रॉम यूजिंग द वाटर फॉर इरीगेशन फॉर और फॉर लाइफ स्टॉक। कहने का ये मतलब है कि इन्हीं के एरिया पे वहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसकी वजह से इन कम्युनिटीज़ को इनका एरिया छोड़ना पड़ा, और विलेजर्स को ये भी मतलब मना कर दिया गया कि वो वहाँ पे पानी जो है वो यूज़ नहीं कर सकते इरिगेशन के लिए और अपने लाइफ स्टॉक्स के लिए। तो इन लोगों के साथ बहुत जो था उस समय पे क्या हो रहा था, उनको फेस करना पड़ रहा था। अब यहाँ देखिए जो टाइटल है ना मसाई, वो वर्ड माँ से डिराइव हुआ है। मासाई का मतलब है मेरे लोग। मसाई जो है वो ट्रेडिशनल नोमैडिक हैं, पेस्टोरल पीपल हैं, जो कि पूरी की पूरी तरह से मिल्क और मीट के ऊपर डिपेंड है अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। हाई टेम्परेचर कंबाइन विद लो रेनफॉल टू क्रिएट कंडीशंस विच आर ड्राई, मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, कम बारिश होने की वजह से इनका जो जहाँ पे ये रहते थे वो एरियाज ड्राई होते थे, डस्टी होते थे और एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा हॉट होते थे। ड्रॉट कंडीशंस आर कॉमन इन दिस सेमी एरिड लैंड ऑफ इक्वेटोरियल हीट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी वहाँ पे सूखा जो है वो क्या है,
बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसे टाइम्स पे पेस्टोरल एनिमल्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में क्या हो रहे थे, मर रहे थे। अब पेस्टोरल यहाँ पे सोर्स बताया हुआ है, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ जो थी अफ्रीका की, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। नाम्बिया जो कि साउथ वेस्ट अफ्रीका में था, यहाँ पे काउ कोकलंद हर्डर्स जो थे, ये एक पेस्टोरल कम्युनिटी थी जो कि मूव करती थी काउकोलंद एंड नियर बाई ओवम बुलंद में। एंड दे सोल्ड स्किन, ये क्या करते थे, स्किन को बेचते थे, जानवरों की स्किन्स को बेचते थे, मीट बेचते थे और ट्रेड्स के प्रोडक्ट्स को बेचते थे नेबरिंग मार्केट्स में। ऑल दिस, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो स्टॉप कर दी गई जब न्यू सिस्टम जो था टेरिटोरियल बाउंड्रीज का वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया था डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के बीच में। आगे क्या बोला जा रहा है, नोमैडिक कैटल हर्डर जो थे काउकोलंद के, नाम्बिया के, उन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने बोला उनको बहुत मुश्किलात हैं, वो रोए, वो उनको जेल में डाला गया और उनको पता ही नहीं था कि उनको जेल में क्यों डाला जा रहा है। वी हैव नो प्लेस टू लिव, हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। वी कैन नॉट गेट मीट फ्रॉम द साउथ, हमें साउथ से मीट भी नहीं मिल रहा है। हमारी स्लीपिंग स्किन्स जो हैं, आवर स्लीपिंग स्किन्स कैन नॉट बी सेंट आउट, हमें मतलब कहीं जाने भी नहीं दिया जा रहा है। हम बहुत ही समय से एक ही जगह पे रह रहे हैं। वी वांट टू टेक अवर कैटल देयर, हमें अपने जानवर जो है वो बाहर लेके जाने हैं, हमारी शीप्स, हमारे गोट्स, हमें उनको लेके जाना है। बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया है, बॉर्डर प्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो हम जी नहीं पा रहे हैं। स्टेटमेंट जो है काउकुलंद हर्डर्स की, ये 1949 में बताया गया है। मतलब उनके कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये लोग जो थे वो सफ़र कर रहे थे ब्रिटिश पीरियड के या कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। सोर्स एफ जो है वो ये बता रहा है कि बहुत सारी प्लेसेस थी कॉलोनियल अफ्रीका के अंदर जहाँ पे पुलिस को जो है वो हायर कर दिया गया, लगा दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो पेस्टोरलिस्ट की मूवमेंट के ऊपर पूरी तरह से क्या रखें, निगरानी रखें और उन लोगों को वाइट एरियाज में ना जाने दें। 2 कॉलोनीज बना दी गई थी, एक वाइट कॉलोनीज थी और एक ब्लैक कॉलोनीज थी। वाइट कॉलोनीज ब्रिटिशर्स के लिए थी, ब्लैक कॉलोनीज अफ्रीकन पीपल्स के लिए थी। ठीक है, वाइट इसलिए क्योंकि वो लोग गोरे थे और ब्लैक इसलिए अफ्रीकन पीपल जो है उनका रंग जो है वो काला था। दैट्स वाई इन्होंने एक कम्युनिटी बना दी और वाइट पीपल्स ने पुलिस को अपॉइंट कर दिया कि भाई आप लोग पूरी तरह से निगरानी रखेंगे कि कोई भी ब्लैक कम्युनिटी का लोग जो है या पेस्टोरल कम्युनिटी के लोग जो है वो हमारे एरियाज में ना आ सकें। पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस जो थी वो दे दी गई पुलिस को साउथ वेस्ट अफ्रीका में। और मूवमेंट जो थी पेस्टोरलिस्ट की काउकोलंद की, नाम्बिया में, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। मतलब यही सब इसमें बताया हुआ है। अब जो लॉस हुआ फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स का और वाटर रिसोर्सेज का, उसकी वजह से स्मॉल एरिया ऑफ लैंड जो है मसाई के, उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। क्योंकि अब देखिए इतनी ज़्यादा ज़मीन जो थी पहले वो मसाई लैंड की थी, अब उनको सिर्फ और सिर्फ इतनी लैंड के ऊपर जो है वो अपने जानवरों को चरवाने की परमिशन दी जा रही है। तो ये घास जो है जब वो ख़त्म हो जाएगा तो इसको वापस रीग्रो करने में तो टाइम लगेगा ना। तो इसलिए इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहा था, प्रेशर पड़ रहा था। कॉन्टिन्यूस ग्रेजिंग जो थी उसकी वजह से डिटोरिएशन हो रहा था क्वालिटी ऑफ पैस्चर के ऊपर। ठीक है, एक ही जगह पे जब वो बार बार एक ही जगह को यूज़ करते जाएंगे वहाँ पे घास भी खत्म होने लगा और वहाँ पे रिस्टोरेशन भी नहीं हुआ वेजिटेशन का, जिसकी वजह से जो क्वालिटी थी पैस्चर की वो खत्म होना शुरू होगी। फॉडर जो था, चारा जो था, वो भी उसकी सप्लाई भी बहुत कम होने लगी और कैटल्स जो है उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था। बहुत सारे कैटल्स मर रहे थे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी किसके लिए, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के लिए। कौन सी पेस्टोरल कम्युनिटी, मसाई पेस्टोरल कम्युनिटी। और भी बहुत सारी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थी जो कि वहाँ पे क्या कर रही थी, रह रही थी। ठीक है, तो आज हम इतने ही रखते हैं। इसके बाद आपका 2 या 3 टॉपिक सब टॉपिक्स रह गए हैं इसी टॉपिक के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।